वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था पार्ट 2 जो नागरिकता को लेकर था। उसी में हमारा लेक्चर 15 है, नागरिकता अधिनियम 1955। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागरिकता ग्रहण करने की विधियां जो इंडिया में है वो 5 तरीके से है, जिसमें से 3 तो प्राकृतिक हैं और 2 पंजीकरण के अलावा है। प्राकृतिक तौर पर आप कह सकते हो कैसे है, जन्म से, वंश से और अधिग्रहण से। और पंजीकरण से आप पंजीकरण करा दीजिए और पेशीकरण। तो इस तरीके से आप 5 प्रकार से भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। जन्म से कैसे करेंगे कि यदि माता पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक हो और परंतु दूसरा कोई अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, तो आप भारत की नागरिकता जन्म से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे का जन्म भू क्षेत्र में ही हुआ हो तो भी आप भारत की जन्म से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि माता पिता में से कोई एक शत्रु देश का नागरिक हो या फिर माता पिता किसी अन्य देश के राजनयिक हो, तो बच्चे का जन्म से भारतीयता का नागरिक नहीं माना जाएगा। यह दावा नहीं किया जा सकता कि वो जन्म से भारत का नागरिक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम जन्म से भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। कि माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा कोई अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। बच्चे का जन्म भू क्षेत्र के अंदर ही होना चाहिए, तो भी आप जन्म से नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन माता पिता में से कोई भी एक शत्रु का देश का नागरिक नहीं होना चाहिए और माता पिता किसी अन्य देश के राजनयिक भी नहीं होने चाहिए, तो बच्चा जन्म से भारतीयता का यानी कि नागरिक नहीं माना जाएगा, यानी कि वो जन्म से अपनी नागरिकता का दावा नहीं कर सकता। दूसरा है वंश से। ऊपर की जो मैंने 2 कंडीशन बताई थी वो तो है ही कि भाई जन्म से यहाँ पर वो पैदा भी होना चाहिए, माँ बाप भी एक ही होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए, कोई दुश्मन देश का नहीं होना चाहिए, वो सब तो है ही। लेकिन जो बाद की कंडीशन है वो ये है कि बच्चे का जन्म भारत क्षेत्र से कहीं बाहर हुआ हो। जैसे कि बहुत से जो फिल्म स्टार वगैरह हैं ये क्या करते हैं कि अपनी डिलीवरी बाहर किसी देश में यानी कि यूके अमेरिका वगैरह में करा लेते हैं, तो बच्चे जन्म कहाँ हुआ, बच्चे का जन्म देश से बाहर हो गया। लेकिन बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर जो जन्म का पंजीकरण है उस देश में अथवा निकटतम कहीं पर भी स्थित जो भारतीय एम्बेसी होती है दूसरा देश में जाकर करा दी जाए तो बच्चे को वंश से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कोई भी जैसे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं वो अपने बच्चे की डिलीवरी बाहर देश में कराना चाहते हैं, किसी बड़े ऑस्ट्रेलिया यूके वगैरह में, तो उन्होंने वहां पर डिलीवरी करा ली। लेकिन अब क्या हुआ कि उसे 1 साल के अंदर अगर आप उसका पंजीकरण करा दोगे किसी भी इंडियन एम्बेसी में जाके और उसके माँ बाप तो यहाँ के हैं इंडिया के, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन किस बेस पर, वो फिर से मिलेगी वंश के बेस पर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि वंश के हिसाब से कैसे नागरिकता मिलती है। तीसरा है अधिग्रहण से। यदि भारत ने किसी विदेशी भूभाग का अधिग्रहण किया हो तो वहां के रहने वाले सभी व्यक्ति भारत की नागरिकता के पात्र होंगे। कहने का मतलब यह है कि भारत ने किसी दुश्मन देश पर अटैक किया और उसको अपने एरिया में मिला लिया, तो जो भी वहाँ के जो जितने भी लोग हैं वहाँ की जो सिटीजनशिप होगी फिर वो इंडियंस कहलाएंगे। हालांकि आज तक इंडिया ने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने किसी देश पर आक्रमण करके उसकी जमीन पर अधिग्रहण किया हो। हालांकि हमारे साथ ही उल्टा होता है, पड़ोसी देश हमारी जमीन हथियाने में लगे हुए हैं, लेकिन भारत ने ऐसा कभी नहीं किया कि उन्होंने किसी और की जमीन पर अधिग्रहण किया हो। पंजीकरण द्वारा यानी कि जो चौथा है, ये पंजीकरण द्वारा आपको कैसे नागरिकता मिल सकती है भारत की, तो भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर निवास करता हो। ठीक है, यानी कि वो इंडिया का नहीं है। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो आवेदन की तिथि से 7 वर्ष पूर्व से भारत में रहता हो। यानी कि अगर आपने यहाँ की सिटीजनशिप अप्लाई कर दी तो यहाँ पर आपको 7 वर्ष पहले रहना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ के नामांकन फॉर्म भर पाओगे पंजीकरण का। भारतीय मूल के व्यक्ति से विवाहित व्यक्ति जो आवेदन की तिथि से 7 वर्ष पूर्व से भारत में रहता हो। यानी कि आप कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है से शादी कर लेते हो अप्लाई करने से 7 वर्ष पहले तक, तो आप क्या होंगे, आप वहां का सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया की। पूर्ण वयस्क आयु का ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता भारतीय नागरिक रूप में पंजीकृत हो। यानी कि ये पूर्ण वयस्क है और उसके माता पिता क्या है, वो भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है, तो भी आप यहाँ से पंजीकरण द्वारा यहाँ की इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। पूर्ण वयस्क का मतलब यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक का होगा। समुद्र पारीय नागरिक के रूप में 5 वर्षों से पंजीकृत ऐसा व्यक्ति जो पिछले 1 वर्ष से भारत में रहता हो। यानी कि समुद्र पारीय नागरिक के रूप में आपने 5 वर्ष से पंजीकरण करा दिया और पिछले 1 वर्ष से आप भारत में रह रहे हैं, तो आपको भी पंजीकरण द्वारा इंडियन की सिटीजनशिप मिल जाएगी। 5वां टॉपिक है देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता को भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, वो आवेदन की तिथि से 12 वर्ष पूर्व से भारत में ही वो रहता हो। यानी कि
एक तो वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए और 12 वर्ष से पूर्व तक वो क्या होना चाहिए, भारत में ही रहता हो, कम से कम 1 वर्ष तक भारत सरकार की वो सेवा में हो, विज्ञान दर्शन कला साहित्य विश्व शांति अथवा मानव क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं अदनान सामी का, 8वीं अधिसूची में उल्लेखित उसे किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तो भी वो देशीकरण द्वारा भारत की सिटीजनशिप ले सकता है। राष्ट्र के प्रति सकारात्मक आस्था होनी चाहिए उसकी और निष्ठा का वो शपथ लिया हो। इस तरीके से आप ये 5 कंडीशन हैं जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता को ले सकते हैं। नागरिकता की समाप्ति यानी कि नागरिकता समाप्ति कैसे होगी, वो तो भी लेने की बात है, समाप्त कैसे होगी, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था स्वेच्छा से, कि आप किसी और देश की नागरिकता अपनी मर्जी से ले लेते हैं तो आपकी तुरंत ही इंडिया की जो नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। बर्खास्त किया जाना किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, यानी कि जैसे इसका वही ऊपर वाला ही एग्जाम्पल है ये, कि आपने किसी और के देश की सिटीजनशिप ली तो क्या हो गया, आपने वहां की तुरंत के तुरंत आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा बस ये डिफरेंस है कि आपने स्वयं नागरिकता का त्याग कर दिया होगा, अपनी मर्जी से आपने लिख के दे दिया कि मैं इंडिया की नागरिकता छोड़ना चाह रहा हूँ, तो वो आप स्वेच्छा से हो गया। बर्खास्त वो ऐसी हो जाएगी आपने किसी और देश की अडॉप्ट कर ली तो यहाँ की आपसे रिजेक्ट हो जाएगी तभी के तभी। वंचित किया जाना, जिन्होंने भारत की नागरिकता पंजीकरण देशीकरण से प्राप्त की थी उन्हें वंचित किया जा सकता है। देशीकरण वाला ये था जो मैंने 5 टॉपिक आपको बताए थे, कंडीशन ये थी कि वो 12 वर्ष भारत में रहता हो, 1 वर्ष भारत की सेवा में रहा हो, विज्ञान दर्शन कला साहित्य वगैरह में उसका विशिष्ट योगदान हो, 8वीं अनुसूची में जितनी भी डिस्क्राइब लैंग्वेज है उसमें से एक का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, भारत के प्रति उसकी निष्ठा शपथ होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये देशीकरण की आप नागरिकता ले सकते हैं और आपको वंचित भी किया जा सकता है। अब वंचित के प्रकार कैसे होंगे कि आपने क्या किया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा दी, इस आधार पर आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी। भारत या उसके संविधान के प्रति अवस्था व्यक्त करने पर, यानी कि आप रह तो भारत में रहे हो और जयकारा किसी और दूसरे देश का कर रहे हो तो आपकी जो देशीकरण वाली जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्षों के भीतर या 2 या उससे अधिक वर्षों की किसी विदेशी जेल में आपने कारावास होने पर, यानी कि आपने नागरिकता प्राप्त कर ली 5 वर्ष के भीतर आप 2 या उससे अधिक वर्ष तक किसी विदेशी जेल में कैदी के तौर पर रह रहे हो तो आपकी जो देशीकरण की जो नागरिकता है वो तुरंत समाप्त हो जाएगी, यानी कि आपको वंचित कर दिया जाएगा। युद्ध के साथ शत्रु राष्ट्र की मदद करने पर, यानी कि आपने युद्ध के साथ क्या हुआ, शत्रु देश की आप मदद कर रहे हो तो भी आपकी देशीकरण वाली जो ये नागरिकता है उसको क्या करते हैं, आपको वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि आप देशद्रोह कहलाओगे। महत्वपूर्ण शब्दावली, अन्य वयस्क, यानी कि 18 कम आयु वाला वो कौन होता है, वो अन्य वयस्क में आता है। अवैध प्रवासी कौन सा होता है, बिना वैध दस्तावेज के भारत में रहने वाला विदेशी वो अवैध प्रवासी होता है। वीजा आदि की अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में रहने वाला विदेशी भी क्या होगा, वो अवैध प्रवासी कहलाता है, यानी कि उसका वीजा एक्सपायर हो गया वो फिर भी इंडिया के अंदर रह रहा है। अविभाजित भारत, यानी कि भारत जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित था, तो यानी कि जैसे कि अविभाजित भारत 1935 में जो उल्लेख था तब भी आप क्या हो गई, महत्वपूर्ण शब्दावली है नागरिकता को लेकर। अब इनकी हम तुलना के करते हैं कि अप्रवासी भारतीय कौन से होते हैं, एनआरआई, भारतीय मूल के व्यक्ति, जैसे कि भारतीय मूल यानी कि जो बाहर रह रहे हैं लेकिन वो भारतीय मूल के हैं, और समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता। अब इनका हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो परिभाषा के आधार पर भारतीय पासपोर्ट धारक आयकर अधिनियम 1986 की धारा 6 में एनआरआई की परिभाषा लिखी हुई है। और भारतीय मूल के व्यक्ति वे होते हैं वे ऐसे व्यक्ति जो कई पीढ़ी किसी अन्य देश में बस गए थे, यानी कि जो उनके पूर्वज है वो बहुत पहले ही जाकर किसी दूसरे कंट्री में बस गए थे लेकिन उनपे आज भी भारत के वो पंजीकरण वाली उन पर नागरिकता है, तो भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाते हैं। समुद्र पारी नागरिक वे होते हैं कि भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वयं या उनके माँ बाप जो दादा दादी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की नागरिकता उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ दी थी, तो ये स्वेच्छा वाले क्या कहलाते हैं, ये समुद्र पारी भारतीय नागरिक कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एनआरआई भारतीय मूल के नागरिक और समुद्र पारी नागरिक कौन होते हैं। अब देखो जो पासपोर्ट होता है हमारे यहाँ, जो पासपोर्ट होता है जो हमारे अप्रवासी भारतीय होते हैं उनको तो भारतीय का पासपोर्ट होता है, लेकिन जो ये बाकी दो हैं ये भारतीय मूल और समुद्र पारी वाले जो इनका पासपोर्ट होता है वो विदेशी मुल्क का पासपोर्ट होता है। इन पर जो कार्ड होता है एनआरआई पर, इन पर कोई कार्ड नहीं होता लेकिन इनके पास कार्ड होता है, इनके पास भारतीय मूल का कार्ड होता है, इनके पास समुद्र पारी का कार्ड होता है। वीजा की आवश्यकता जो एनआरआई है इनको किसी वीजा की आवश्यकता नहीं है, ये जब चाहे भारत के अंदर आ सकते हैं। ऐसे ही भारतीय मूल के भारत के अंदर आ सकते हैं, समुद्र पारी जो नागरिक है ये भी भारत के अंदर कभी भी आ सकते हैं, इनको वीजा की कोई आवश्यकता नहीं है। मत यानी कि वोट देने का जो अधिकार है वो एनआरआई के पास है, बाकी इन दो के पास वोट देने का अधिकार
नहीं है। चुनाव लड़ने का अधिकार इन तीनों के पास किसी के पास नहीं है, यानी कि तीनों के तीनों कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। संपत्ति ग्रहण करने का अधिकार, यानी संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार है, ये केवल एनआरआई के पास है, बाकी इन दोनों के पास नहीं है। जैसे कि आपने आई थिंक एक मूवी देखी होगी अजय देवगन की, जो इसमें संजय दत्त होता है, वो सन ऑफ सरदार, वो अपनी जमीन को यहाँ पे क्या करने आता है, वो अपनी जमीन का अधिग्रहण यानी कि अपनी जमीन को बेचने आता है, तो वो एक तरीके से एनआरआई रहता है। तो यानी कि जो एनआरआई है वो अपनी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, लेकिन भारतीय मूल और समुद्र पारी भारतीय नागरिक अपनी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकते इंडिया के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये अप्रवासी के एनआरआई, भारतीय मूल के व्यक्ति और समुद्र पारी भारतीय नागरिकता में क्या डिफरेंस है, उनके पास क्या क्या फैसिलिटी है। प्रवासी भारतीय दिवस जो ये एलएम सिंघवी समिति की सलाह पर बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ये एलएम सिंघवी समिति किससे रिलेटेड है, तो ये भारतीय प्रवासी दिवस से रिलेटेड है। ये 9 से 11 जनवरी तक मनाया जाता है। इसी तारीख को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो कब आए थे, वो 9 जनवरी को आए थे। तो इसलिए हर साल 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।